आप जरा गेस करें कि ये प्लेनेट कौन सा है। यूरेनस? नहीं, ये प्लेनेट वीनस है। हैरान हो गए ना, क्योंकि नासा ने वीनस हमें ऐसा ही दिखाया है। सिर्फ यही नहीं, बाकी के प्लैनेट्स भी जो नासा ने हमें दिखाए हैं, असल में वो उस इमेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब सवाल ये है कि असल में प्लैनेट्स कैसे दिखाई देते हैं और नासा हमें ऐसी इमेजेस क्यों दिखा रही है। यहाँ पर हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे फिनोमिनन्स की भी बात करेंगे, जैसा कि सुपर क्लस्टर्स, जिसे हम शुरू से ही ऐसा देखते आए हैं। क्या आप जानते हैं कि असल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे और भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी थ्योरीज तो हमें बताई गई है, लेकिन रियल लाइफ में उनका नामो निशान तक नहीं है। और शायद आप ये जानते हो कि स्पेस की अपनी एक स्मेल भी होती है, लेकिन जो चीज आप नहीं जानते वो ये है कि हर प्लेनेट की भी अपनी एक स्मेल होती है, जिसके बारे में जानने के लिए हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना होगा। स्पेस, जब भी हम स्पेस की इमेजेस देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर यही इमेजेस हम स्पेस में लेकर जाएं तो नजारा बिल्कुल डिफरेंट होगा। नजारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप स्पेस के जिन कलर्स को इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कलर स्पेस में मौजूद ही नहीं है। आखिर कौन से कलर स्पेस में मौजूद हैं? आइए इनके बारे में जानते हैं। नासा की इमेजेस के मुताबिक मरकरी कुछ इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में उसका एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से उसकी सरफेस ही उसका कलर है, यानी कि ग्रे कलर। यहाँ तक कि हमें दिखाए जाने वाले कई प्लैनेट्स की इमेजेस भी फेक हैं। प्लैनेट्स का कलर इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर में जिस एलिमेंट या फिर गैस की मिकदार ज्यादा होगी, प्लैनेट भी उसी कलर का दिखाई देगा। वीनस को ही देख लें, जिसकी सरफेस हम स्पेस से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी नासा ने इसकी एक इमेज बताई, जिसकी वजह से लोग समझने लगे कि असल में वीनस ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन जब मजीद रिसर्च होती गई, तब पता चला कि वीनस का कोई कलर ही नहीं है, बल्कि इसकी सराउंडिंग में मौजूद यूरिक एसिड क्लाउड्स इस तरह के दिखाई देते हैं। आखिर साइंटिस्ट क्यों हमें ऐसी इमेजेस दिखाते हैं जो असल में ऐसी है ही नहीं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे साइंस है। आप सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं, लेकिन स्पेस में तो हर तरह की लाइट्स मौजूद हैं, जैसा कि गामा रेडिएशंस, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस हमें इन लाइट्स के कलर्स का पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बस यही वजह है कि साइंटिस्ट हमें ऐसी इमेजेस बनाकर दिखाते हैं ताकि हम इनके कलर्स को डिटेक्ट करके याद रख सकें। आखिर ये कलर कैसे बनते हैं? स्पेस की इमेजेस के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये टेलीस्कोप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ही साइंटिस्ट को भेजता है। फिर साइंटिस्ट डिफरेंट फिल्टर्स यूज करके कलरफुल इमेजेस बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन आईज के फोटो रिसेप्टर सेल सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ को ही समझ सकते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इन 3 फिल्टर्स को यूज करके अलग अलग इमेजेस रेडी करते हैं। इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक फाइनल इमेज को हमारे सामने रखा जाता है। सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, आप इसे भी देख लें। ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जो देखने में कलरफुल लग रही है, लेकिन ये एक स्कैम है, क्योंकि मिल्की वे इतनी कलरफुल नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के एस्ट्रोनॉमर्स ने 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि मिल्की वे गैलेक्सी स्नो की तरह दिखाई देती है, यानी कि इसका कलर प्योर व्हाइट है। शायद इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक हमने ब्राइट एंड कलरफुल नेबुलास को देखा है, जो डस्ट और गैस के भरे हुए क्लाउड्स होते हैं। एक्चुअल में वो भी इतने ब्राइट नहीं होते। इमेजेस में वो आपको एक रेनबो की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप इसे टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंट कलर में दिखाई देंगे। लेकिन करीब जाने पर आप समझ जाएंगे कि मोस्टली नेबुलास रेड कलर में होते हैं। ये कलर भी उनमें मौजूद स्टार्स की वजह से उन्हें मिलता है। जो कलर स्टार एमिट करेगा वही कलर नेबुला का होगा। इसके अलावा वो जितने क्रीमी और कंडेंस हमें दिखाई देते हैं, उतने होते नहीं हैं। ये तो हो गई ऐसी इमेजेस की बात जिसके एटलीस्ट हमें
हमें कलर तो दिखाई देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसी चीजें भी बताई जिनकी थ्योरी तो हमें पता है लेकिन वो एग्जिस्ट भी करती हैं या फिर नहीं, इसकी कोई भी खबर नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल व्हाइट होल है। 1970s में व्हाइट होल पर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे। लोगों का कहना था कि अगर ब्लैक होल मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि व्हाइट होल भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई भी इमेज नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने मान लिया कि व्हाइट होल्स अनस्टेबल हैं और हो सकता है कि एग्जिस्ट भी ना करते हों। इसके बाद किसी भी टेलीस्कोप को व्हाइट होल कैप्चर करने में कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन इसके बाद 2006 में हुआ गामा रे बर्स्ट जो हमें वापस व्हाइट होल पर ले आई। बेसिकली ये यूनिवर्स के मोस्ट एनर्जेटिक एक्सप्लोजन में से एक है, जिसे 2006 में एलन और श्लोमो ने ऑब्जर्व किया था। उनके हिसाब से गामा रेज ऐसी जगह पर होती है जहां स्टार फॉर्मेशन लो होती है, लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि ये बर्स्ट एक व्हाइट होल हो सकता है जो बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेकिन वो व्हाइट होल है या फिर नहीं, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका। सो अब तक ये एक थ्योरी है। आपको क्या लगता है, क्या व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दूसरी चीज जो इमेजिनरी और थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है वो है स्टार्स कॉन्स्टेलेशन। ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं, जिन्हें फार्मर्स, पोइट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने 6000 साल पहले अपने फायदे के लिए बनाया। तीसरी बात है सुपर क्लस्टर। लेनिक ये सुपर क्लस्टर जिसे हम अपना होम क्लस्टर मानते हैं, इसमें तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जिसे अब तक हम सुपर क्लस्टर मानते आए हैं, दरअसल वो रियल है ही नहीं। इथन सेगल के मुताबिक सुपर क्लस्टर का कोई भी मतलब नहीं है। उनके हिसाब से हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो सिर्फ मैटर से बनी हुई है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ स्पेस में इंटरनल एनर्जी और डार्क एनर्जी भी शामिल है। यही एनर्जी सुपर क्लस्टर के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देती है, क्योंकि जब हमारी कायनात बन रही थी तो स्ट्रक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे थे, गैलेक्सीज मर्ज हो रही थी और क्लस्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये तमाम चीजें एक्सेलरेट होना शुरू हुई तो एक्सपेंशन की वजह से चीजें एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गयी। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में ऐसी ही चीजें एक्सपेंड होंगी जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ एक वजह है कि गैलेक्सीज और क्लस्टर्स तो दिखाई देंगे लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वो सुपर क्लस्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में ग्रेविटी अपना काम कर रही है और गैलेक्सी और क्लस्टर्स को बनाए रखे हुए है। लेकिन लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस में डार्क एनर्जी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वजह से सिर्फ क्लस्टर्स का बनना ही पॉसिबल है, सुपर क्लस्टर्स का नहीं। आइए अब स्मेल पर बात करते हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जैसे जमीन पर मौजूद हर चीज की स्मेल है, वैसे स्पेस में भी स्मेल मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल वीनस की स्मेल सड़े हुए अंडों जैसी है, जिसकी वजह इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। मार्स की भी खराब अंडों जैसी स्मेल होती है और बाकी प्लैनेट्स की भी स्मेल होती है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।